पहला प्रश्न आपके सामने है, बाल विकास हमारा टॉपिक चल रहा है, और बाल विकास में पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दीजिए। हाँ जी, देखिए आपका प्रणाम। हाँ चलिए, पहला प्रश्न, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, यानी मानव विकास जो विकास है उसको विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मानव विकास से संबंधित यहां से तथ्य पूछ रहा है आपको कि शारीरिक क्षेत्र, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और मानसिक। फिर कह रहा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। फिर कह रहा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। फिर कह रहा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और मानसिक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपने बाल विकास को ढंग से अध्ययन किया है तो इस प्रश्न का आंसर वही देगा। हाँ जी, अब कमेंट छोड़ दीजिए, चलिए क्लास में जुड़ जाइए, प्रश्न, पहले प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए आपके प्रश्नों का बता दें कि आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया वो 2 नंबर दिया, सभी का औसतन 90% बच्चों ने 2 नंबर आंसर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए मैंने कल ही कहा था ऐसे ऑप्शन चुनने हैं जिनमें वैज्ञानिकता हो और जिनमें मनोविज्ञान दिख रही हो। तो देखिए सबसे पहले शारीरिक, आध्यात्मिक तो होता ही नहीं, तो ये प्रश्न तो यहां से गलत हो गया। ठीक है जी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, इसको पेंडिंग छोड़ लेते हैं। फिर यहाँ पे आध्यात्मिक आ गया, गलत हो गया, 2 ऑप्शन तो कट हो गए, अब 2 रह गए आपके पास। शारीरिक कह रहे हैं, संज्ञानात्मक आ गया, संवेगात्मक आ गया और मानसिक आ गया। मतलब ये कह रहा है कि शारीरिक प्लस सामाजिक को अगर जोड़ेंगे तो मनोवैज्ञानिक बनता है नहीं, मनोवैज्ञानिक बनेगा। तो ये मनोविज्ञान के साथ अगर संदर्भ की बात करें तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका बेस्ट आंसर है, डी इसका बेस्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। हाँ, एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। प्रचंड प्रश्नोत्तरी, फटाफट आंसर और फटाफट ही प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना है मानव विकास में 3-4 पक्षों को। सबसे पहले मानव में शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, फिर संवेगात्मक विकास, फिर संज्ञानात्मक विकास और फिर मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक का अर्थ मैंने आपको बताया था, मनोविज्ञान जहां शब्द आ जाए ना प्यारे बच्चों, तो वहां सिर्फ आपको एक ही शब्द याद रखना है, व्यवहार। और व्यवहार का अध्ययन किसका व्यवहार करेंगे? मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना, मानव विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका डी राइट आंसर होगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने है। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्व है। तो यहां पे आप इसको थोड़ा सही कीजिएगा, मानव, यहां लिख लीजिएगा मानव विकास निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मानव विकास में? मैंने विकास आपको बताए, सुनील कुमार करे गुरुजी थे, हमारा बेस्ट गुरुजी हो, बिल्कुल हम सभी के बेस्ट हैं बेटा, आप मेहनत कीजिए। हाँ जी, तो बताइए 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है कि शिक्षा की दृष्टि से पूछ रहा है, एजुकेशन की दृष्टि से मानव विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो सारे ही महत्वपूर्ण, परंतु ये मानव विकास शिक्षा की दृष्टि से पूछ रहा है। तो बताइए शिक्षा की दृष्टि से क्या होना चाहिए? सभी को आशीर्वाद दिव्य जलोकिया, आपको खूब सारा आशीर्वाद, जल्दी से जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो देखो शारीरिक विकास, ये तो मानव विकास, शिक्षा में कहां शारीरिक विकास की आवश्यकता है, परंतु ध्यान देना पड़ता है टीचर को। शिक्षा के साथ शैक्षिक, सह शैक्षिक गतिविधियां करवानी पड़ती हैं, तो उसमें शारीरिक विकास भी आएगा। ठीक है जी, मानसिक विकास बिल्कुल करवाना है। सामाजिक तो बालक एक दूसरे से टच में रहेगा तो अपने आप सामाजिक विकास होगा, एक दूसरे की सहायता करेगा। और संवेगात्मक विकास बालक का कमजोर होगा तो वो किसी से व्यवहार नहीं करेगा, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए। कल मैंने बताया था परस्पर संबंधता का सिद्धांत, ये मैंने कल करवाया था गिरिसन वाला, तो वही है। तो इसमें ध्यान रखना है, शिक्षा के संदर्भ की बात करें तो इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो यहां बेस्ट उत्तर चुनना है तो 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। हाँ जी, सभी के राइट आंसर आए। हाँ, ऐसे उत्तर आने चाहिए आपके, ताकि हमें भी जोश रहे, आप में भी जोश रहे। हम इस जोश के साथ आपके साथ आते हैं, तो आप भी आइए ना एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न संख्या 3। लॉरेंस कोहलबर्ग खालिस्तान विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। सीधा सिंपल सा प्रश्न जो हर बार पेपर में रिपीट करके पूछ लिया जाता है। बताइए भाई, तो किससे? मैंने कल आयाम दिए थे आपको, बताइए भाई यहां से कौन सा उत्तर होगा? तो पूछ रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का कौन सा विकास के क्षेत्र में इन्होंने नया कार्य किया था? इंदु कह रही है कि सर आपकी क्लास बहुत ही बढ़िया होती है, बिल्कुल। विक्की नायला, मैं फिर कह रहा हूं क्लास में ध्यान दीजिए, बाद में करेंगे। हाय हेलो, चलिए
तो बताइए संज्ञानात्मक क्षेत्र में दिया था शारीरिक, नैतिक या कामक, तो बताइए यहां पे राइट आंसर क्या होगा। तो सभी का मेरे को जैसे स्क्रीन पे जो आपके कमेंट चल रहे हैं उस हिसाब से सभी का राइट आंसर आ रहा है। चलिए तो इसका बता देते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, और नैतिक विकास में ध्यान रखना इसमें 3 स्तर बताए थे। कितने? 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। कॉलबर्ग ने क्या बताया था? 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी। और 3 स्तर कौन से बताए थे? पहला बताया था पूर्व परंपरागत यानी परंपरागत अवस्था यानी रूढ़िवादी अवस्था, पूर्व रूढ़िवादी। बात करें प्री कन्वेंशनल स्टेज इंग्लिश में। दूसरी अवस्था थी परंपरागत यानी रूढ़िवादी, परंपरागत अवस्था बताई थी जिसे कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। और तीसरी बताई थी पश्च परंपरागत अवस्था। और यह प्रश्न अभी पेपर में रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का। आपने गैर नहीं लगाना, गैर नहीं लगेगा। यानी पश्च का अर्थ हो गया पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। चलिए इसका राइट आंसर आपको मैंने बता दिया, नैतिक, और आपको अवस्था भी समझा दिया कॉलबर्ग की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मानसिक विकास का पहलू नहीं है। देखिए सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है कि मानसिक विकास में क्या शामिल नहीं है, यह पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो संप्रत्यात्मक निर्माण, संप्रत्यात्मक किसे बोलते हैं बेटा? कंसेप्ट को बोलते हैं, जो आपका विचार होता है या कोई तथ्य होता है उसको बोलते हैं। फिर संवेदना व प्रत्यक्षीकरण, समझ शक्ति, नागरिक गुणों का विकास। तो बताइए 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अरुण जांगीड़ आपकी क्लास अटक रही, अरुणा जांगीड़, तो आपकी क्लास अटक रही है, तो आपके पास नेट नहीं है शायद। तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। मानसिक विकास का कौन सा पहलू नहीं है, यह पूछ रहा है। तो बताओ कौन सा पहलू नहीं है? 4 नंबर का राइट आंसर दीजिए सभी। चलिए ठीक है, कंसेप्ट बनाएगा मानसिक विकास, बिल्कुल बनाएगा। संवेदना यानी संवेगों पर और प्रत्यक्षीकरण, वस्तु को देखेगा और जानेगा। समझ शक्ति, मेमोरी भी मानसिक विकास का भाग है, परंतु नागरिक गुणों का विकास यह तो सामाजिकता का भाग है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। मेरे शायरों, मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। इसका राइट आंसर कितना है? 4 नंबर होगा। तीनों पक्ष हैं मानसिकता के और बाकी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? छोटे बच्चों का अर्थ यहां पे प्राइमरी जो सेक्शन है उसकी बात कर रहा है। तो देखें सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सामूहिक विकास या भाषाई विकास। तो ये पूछ रहा है प्राइमरी स्तर पर छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास सर्वाधिक किस चीज में मददगार साबित होता है, उनका कौन सा विकास होता है? तो 5 नंबर का राइट आंसर बताइए। 5 नंबर का राइट आंसर। सुभाष पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू जी। बताइए सभी शायरों को खूब सारा प्यार। चलिए बताइए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए 5 नंबर का। 5 नंबर का राइट आंसर बताइए सभी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर पीछे के पूर्व के पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखते हैं कौन सही बताता है इसका। 5 नंबर का राइट आंसर बताना है आपको। ठीक है जी, विक्की जालोटिया, विक्की नायला, बिल्कुल आपका सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर होगा शारीरिक विकास। इसका राइट आंसर क्या कह रहा है प्रश्न को समझिए। छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार, यानी छोटे जो बच्चे होते हैं उनका डेवलप करना है, किसका ग्रोथ करेंगे? शरीर की। ठीक है, तो ध्यान रखना संज्ञानात्मक और इसका शारीरिक विकास में सर्वाधिक बल दिया जाता है छोटे बच्चों के। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, शारीरिक विकास पर बल दिया जाता है। तो इसका कौन सा है? 2 नंबर। और इस शारीरिक विकास के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी है। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार वगैरह मिलता है, मिड डे मील जो योजना है वो भी चलाई गई है। तो इनके शारीरिक विकास के लिए वो चीजें चलाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन आपका। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सामाजिक विकास की बात कर रहा है, तो सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, अनुवांशिकता, वातावरण या अनुवांशिकता तथा वातावरण?
रेखा बेरवा कह रही है नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, सीख जाएंगे, आएगा नहीं, जीत जाएंगे हम। पॉजिटिव रहिए, बस सोचना क्या है, पॉजिटिव सोचना है। चलिए बताइए, इसमें सामाजिक विकास की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, इसको ढंग से पढ़िएगा, प्रश्न को दीजिए आंसर। 5 नंबर 6 नंबर का आंसर दीजिए सभी। 6 नंबर में कंचन जानू ने उत्तर दिया है कि 6 नंबर में 4 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं 4 आएगा 5 आएगा, सब बता देंगे। इस बात का ध्यान रखा करो, वो क्या पूछ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है, यानी सिर्फ एक की बात कर रहा है, वो दो की बात नहीं कर रहा है। अब बता दो, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, मैंने स्कैफोल्डिंग दे दिया, वो सिर्फ एक की बात कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है, यानी स्कैफोल्डिंग दे दी है मैंने आपको। अब बता दीजिए, अब अभी नहीं बता सकते स्कैफोल्डिंग देने के बाद भी, तो मान लीजिए आपको, हाँ जी अब राइट आंसर आने लगे हैं। स्कैफोल्डिंग पूजा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, ठीक है जी, सुनील कुमार भी जुड़ चुके हैं। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा सामाजिक में क्या वातावरण का योगदान रहता है भाई, किसका, सामाजिक में, सामाजिक जो विकास होता है बालक का, वो वातावरण, कि जिस प्रकार के बालक समाज में रहता है उसका विकास वैसे ही होगा। अगर बालक धार्मिक प्रवृत्ति का आसपास का माहौल उसका वैसा है तो वो वैसा ही विकास करेगा, बालक धार्मिकता में जाएगा। अगर सारे दिन गुंडागर्दी की बातें होती हैं तो बालक वैसा ही करेगा। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो कोई बात नहीं, 1-2% गलत हो जाते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जब आपको उत्तर न बताकर उसके हिंट बता दिए जाएं, यानी थोड़ा सा मचान दे दिया जाए, इसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ये आपकी अवधारणा है, आपको याद हो तो। किसकी अवधारणा है स्कैफोल्डिंग वाली, ये भी आपको नहीं पता होगा, वाइगोत्स्की की है ना, ठीक है। 8 नंबर, संवेगात्मक विकास के तथ्यपरक अध्ययन से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है ये, संवेगात्मक विकास के तथ्यपरक अध्ययन से संबंधित। अब यहां पर देखो जीन प्याजे नहीं है, अगर जीन प्याजे होता तो मुझे पता था कंफर्म आप इसका उत्तर जीन प्याजे कर देते। तो यहां बताइए इसका 7 नंबर का राइट आंसर बताओ भाई। संवेगात्मक, जो संवेगात्मक विकास है उससे संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन है, बताइए। चलिए, हमें वो बच्चे पसंद नहीं है जो बीच मझदार में हमें छोड़ जाएं। हाँ जी, सभी के राइट आंसर है, ओहो बहुत स्पीड से आ रहे हैं भाई। चलिए मैं बताता हूं आपको, आपको ये प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखना, संवेगात्मक विकास से संबंधित कौन है, ब्रिजेश विदुषी है, ये महिला, ये ब्रिजेश विदुषी, याद रखेंगे। इन्होंने बताया था 1 माह के बालक में भय क्रोध वाला संवेग बताया था ना, ये बताया था, याद होगा आपको। हाँ जी, 3 माह के बालक में क्या होता है ना, 4 माह के बालक में भय होता है, 5 में प्रेम होता है, ये बताया था 5 में प्रेम होता है, 4 में परेशान रहने लगता है, 10 में प्रेम करने लगता है, 15 माह में बालक में ईर्ष्या संवेग विकसित होता है और 24 माह में खुशी का संवेग विकसित होता है। ब्रिजेश विदुषी ने बताया था बेटा। चलिए अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा, संवेगात्मक विकास में ब्रिजेश विदुषी का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर आपके सामने, निम्न में से कौन सा कारक शिशु के शारीरिक विकास को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। किसकी बात कर रहा है, शारीरिक विकास की बात कर रहा है, शारीरिक विकास की बात कर रहा है। तो बताइए फिर शारीरिक विकास की बात कर रहा है तो कहां होगा शारीरिक विकास, बताओ। प्रभावित करने का मतलब शारीरिक विकास को कौन सी चीज प्रभावित करेगी। मंजू कुमारी करिए सर मैं आपके ऑनलाइन स्टूडेंट हूं, तो बेटा यहाँ उत्तर दीजिए, यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन मेरे सभी एक से हो, आप इसका उत्तर दीजिए। आप खेल व व्यायाम प्रभावित करेंगे, संतुलित आहार व पोषण प्रभावित करेगा, नियमित दिनचर्या में विचलन या रोगग्रस्तता आपको प्रभावित करेगी। 8 नंबर का आंसर दो भाई। क्वेश्चन है सही नहीं दिख रहा, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बाकी मैं देख लेता हूं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दूंगा, ये लीजिए, अब तो दिख रहा होगा। हाँ जी बताइए, अब तो बता दीजिए। बिल्कुल, बालक अगर रोगग्रस्त हो गया तो उसका विकास प्रभावित होगा भाई, ठीक है ना। तो शारीरिक विकास किससे प्रभावित होगा, रोगग्रस्तता से प्रभावित होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ये है, खेल और व्यायाम से तो उसका शारीरिक विकास बनेगा,
संतुलित आहार खाएगा तो शारीरिक विकास बनेगा, नियमित दिनचर्या में विचलन नहीं आएगा तो फिर कहां दिक्कत आ रही है, तो अगर वो बीमार हो गया तो उसका शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, 4 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो दिख ही रहा है, बड़ा ही है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वरूप शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व अवस्था है, यह कथन। यह प्रश्न भाई बहुत बढ़िया है, इसको आराम से पढ़िए आप। बच्चे के उचित विकास यानी बच्चे का अच्छी तरह से विकास करना है, उसको सुनिश्चित करने के लिए उसका जो स्वरूप है शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व अवस्था है, यह कथन क्या है, गलत हो सकता है क्योंकि नितांत व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, 9 नंबर का उत्तर सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि विकास और विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। फिर है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो भाई इसका राइट आंसर बताइए, बताइए भाई इसका राइट आंसर। हिमांशु शर्मा आपका खूब सारा स्वागत और गांव की खुशबू हमें यहां महसूस हुई, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बताइए भाई, बताइए सभी इसका राइट आंसर क्या होगा 9 नंबर का। हाँ जी, मनीषा यादव आपका राइट आंसर। संस्कृत सागर शर्मा आपका भी बढ़िया आंसर आ रहा है भाई। सागर सैनी आपका भी राइट आंसर है। चलिए रवीना कुमारी आपका भी राइट बता देते हैं। ये कह रहा है कि बिल्कुल सही है, इसका 3 नंबर राइट आंसर है, बिल्कुल सही है क्योंकि विकास जो होते हैं ना वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अगर शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा तो आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, और संज्ञानात्मक विकास अगर अच्छा होगा तो आपका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा, और संज्ञानात्मक विकास अगर अच्छा होगा तो समाज में भी आपकी वैल्यू होगी, और समाज में वैल्यू आप व्यवहार कैसे करेंगे तो आपका मनोवैज्ञानिक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सिद्धांत में निकल करवाया था, परस्पर समानता का सिद्धांत। तो ये ध्यान रखना, इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर इसका राइट आंसर है। पायल तो दिख रही है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने है। कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी, यानी जब टीचर पढ़ाता है तो कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। देखो, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सुनील कुमार, गिरीशन आड़ो नियम लाग गयो, बिल्कुल वही नियम लगा बेटा, कोई बात नहीं। अंशराज पटीर आपका सुझाव आदरणीय, हम कल करवा देंगे, कलर चेंज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनिला स्वामी हम करवा देंगे कल, कलर आपका चेंज हो जाएगा, टेंशन है। आप आज तो एडजस्ट कीजिए, सेट करवा देंगे। बताइए भाई, करवा देंगे। अब सारों ने एक ही रट पकड़ ली, कलर चेंज करवाइए स्लाइड का, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। आज तो समायोजन कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए आप सभी। तो बताइए 10 नंबर का राइट आंसर है, बिल्कुल 10 का सी बता रहे हैं बालक। ठीक है, ठीक है। अरे प्यारे बच्चों, मैं क्या पूछ रहा हूं, सर्वाधिक उपयुक्त पूछ रहा हूं, ठीक है। और सर्वाधिक उपयुक्त में ध्यान रखना बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल होना चाहिए। तो ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं प्रश्न को ढंग से पढ़ा करो। यहां सिर्फ क्या कह रहा है, शारीरिक और सामाजिक। अब जो अनपढ़ बालक है वो भी तो कर लेता है समाज में एडजस्टमेंट, परंतु सोच समझ कर उत्तर नहीं दे पाएगा। सोच समझने के लिए, कोई भी विचार को समझने के लिए मानसिक विकास होना जरूरी है। तो पहला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, पहला इसका 1 नंबर राइट आंसर होगा। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर। प्यारे शायरों, ऐसे मत करो तुम मेरे शायरों। राजस्थान में कहते हैं ना कि शायर के सागर शायर तिरछे, तो वो शायरों आप मेरे साथ नदी में बहते जाओ और किनारे लग जाओगे। चलिए, बाल विकास के विभिन्न, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए, जो चीज करने वाली है वो कर देंगे आपके लिए। चलिए अब बताइए, डिस्प्ले गई बात।
किसे ओ ओ इसमें कहा है ये रही हाँ ये चला 19%। हाँ जी 11 में 4। अच्छा ये बता रहे हो क्या आप? 11 नंबर क्वेश्चन था क्या? यही प्रश्न था। बाल विकास के विभिन्न आयाम और उनके अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 11 नंबर। हाँ जी 11 नंबर का 4 होगा गुरुजी। 11 नंबर का 4 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है जी चलिए अब बता देते हैं, समझा देते हैं। विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है ये, बिल्कुल क्या करते हैं ये सत्य बात है ये। क्या करूं मैं अब? ये बिल्कुल सत्य बात है। वो क्या पूछ रहा है? असत्य की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? असत्य की बात कर रहा है। ठीक है टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो बालक का विकास और अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया, बिल्कुल ये भी सत्य बात है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार होता है। पीछे जितने प्रश्न करवा के आया तीनों का क्या कर दिया है? तीनों ही यहाँ आगे। तो उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 11 का 4 नंबर राइट आंसर है भाई। 11 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। तीनों बातें सत्य हैं, वो असत्य पूछ रहा है तो तीनों ही सत्य हैं। ये 4 नंबर इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। बालक का संज्ञानात्मक विकास है निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? किसे प्रभावित करता है? संज्ञानात्मक विकास की बात पूछ रहा है। वो किसकी बात पूछ रहा है बेटा? संज्ञानात्मक विकास की बात पूछ रहा है। पहले यहां गौर करेंगे, अब देखेंगे प्रश्न। उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। 12 नंबर आंसर है इसका, बताइए। तो अगर संज्ञानात्मक विकास विचलित होगा, एस के गोदारा, हाँ जी मैं पहचान गया, आपका बहुत बढ़िया स्कोर रहा, मुझे पता है। पिछली बार आपने रीट में बढ़िया स्कोर किया था और आपने चैनल पे विजिट किया था, मुझे पता है। बहुत बढ़िया, अब की बार भी मेहनत करो बेटा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए हम पहचानते हैं आपको। तो बताइए संज्ञानात्मक विकास में अगर आपका संज्ञानात्मक विकास बिगड़ रहा है, संवेगों पर नियंत्रण नहीं है, तो आपका शरीर शारीरिक विकास भी बिगड़ेगा, सामाजिक विकास भी बिगड़ेगा, क्योंकि समाज में व्यवहार करना पड़ेगा। और फिर है उसके नैतिक विकास को भी दिक्कत आएगी, यानी उसमें व्यवहारिकता नहीं रहेगी। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है। चलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि कब, जब कोई बालक है और किशोर है, वो खुद समस्या का समाधान करने लग जाए, कोई भी वस्तु आए, कोई भी परिस्थिति आए, वो खुद उसका समाधान करे। तो बताइए वो कौन सी विकास की अवस्था है? कौन सी विकास की अवस्था में बालक अपनी समस्या का समाधान खुद करने लग जाता है? तो बताइए उसमें कौन सा विकास होगा? भाषाई विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, या मनोगत्यात्मक विकास होगा? मनोगत्यात्मक विकास है ये, बताइए। मनोगत्यात्मक विकास होगा। कौन सा इसका आंसर होगा? 13 नंबर का राइट आंसर बताइए। कंचन चांदू ने उत्तर दिया है कि गुरुजी 13 का 3 होगा। पूनम सुतार ने उत्तर दिया है बी होगा। पूजा ने भी 2 बताया है। विकास नायला डी बता रहे हैं, यानी पढ़ा नहीं है टॉपिक जिन्होंने। उत्तर गलत है। चौधरी 2003 आपका भी गलत है। मंजू कुमारी आपका भी गलत है। हाँ जी हरि कृष्ण जी आपका सही है बिल्कुल। प्रदीप काटला आपका भी सही है। सरदार सेठ से प्रणाम, ये प्रणाम वगैरह हो गए। आप प्रश्न का आंसर दीजिए। राजगढ़िया बताइए भाई, सभी आंसर सही आ रहे हैं? चलिए मैं बता देता हूं। अगर कोई बालक अपनी कोई भी समस्या है उसका समाधान खुद कर ले, मतलब उसका क्या है? उसका क्या है? उसका संज्ञानात्मक विकास हो चुका है, यानी उसने ज्ञान को ग्रहण कर लिया है।
अब ज्ञान संग्रहण घटक जो है ना उसका मेधा घटक वाले में ज्ञान संग्रहण घटक के अंदर जानकारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो यानी संज्ञानात्मक विकास में उसमें डेवलप हो चुका है। तो ध्यान रखना, संज्ञानात्मक विकास जब बालक का डेवलप हो जाएगा तो प्रत्येक समस्या का समाधान खुद करने का प्रयास करेगा अपने स्तर पे। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे शायरों, 2 नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए, पवन वर्मा बिल्कुल राम 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 राम, मिर्जावाड़ी से आपको खूब सारा आशीर्वाद, तारानगर से। चलिए प्रिय स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा होगा है ना, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए बताइए भाई, कौन सा कथन आपके बारे में ये पूछ रहा है, सत्य है कि नहीं है? तो बताइए। दृष्टिकोण, भावना और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाएं, तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। बिल्कुल 14 नंबर सत्य पूछ रहा है। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, ये तो नहीं है। ये तो पहली शर्त होती है, बालक का क्या करना है, पहले शारीरिक विकास ही तो करना है सबसे पहले, ये तो पहली शर्त होती है। तो ये इसका तो 2 नंबर तो गलत हो गया। चलिए, मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास व अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? तो अप्रत्यक्ष से कैसे करेंगे, ये तो प्रत्यक्ष करेंगे। बालक को अगर बोलने का ज्ञान नहीं है, उसे कुछ भाषा की समझ ही नहीं है, ठीक है, तो फिर कैसे? तो सामाजिक विकास तो प्रभावित नहीं करते, तो अप्रत्यक्ष से थोड़ी करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से करेंगे वो तो ये भी आपका गलत हो गया। कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य है, ऐसे लिखना है, सत्य है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। संतुलित विकास बताइए 14 नंबर का कौन सा आंसर होगा? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 14 का एक ही होगा, क्योंकि बालक का दृष्टिकोण बदल जाएगा प्रत्येक वस्तु के प्रति, उसकी भावना, उसके आदर्श, उसके संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न हिस्से हैं, ठीक है, और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाएं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। बिल्कुल, अगर ये संज्ञानात्मकता बालक में आ जाती है तो सब चीजों में वो क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। विक्रम कह रहा है कि सर हमें ऑफलाइन वाली बात सारी बातें याद आ रही हैं। बिल्कुल आएगी पूनम, आपका राइट आंसर है बेटा सारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई भाई? स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा। बताइए। अब प्रश्न बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इसका राइट आंसर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा है तो आप सोच जाओगे कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। बताइए भाई, 15 नंबर का राइट आंसर बताइए। 15 नंबर का राइट आंसर बताइए। 15 नंबर का 15 नंबर का राइट आंसर बताइए पायल बेटा। पंद्रह का ठीक है बेटा, ठीक है, सभी के बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए बताता हूं। स्किनर ने तो ऐसी कोई अवस्था ही नहीं बताई थी बौद्धिक विकास में, कहां स्किनर ने तो सिद्धांत दिया था। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली कौन सी थी? इंद्रिय जनित अवस्था, संवेदीगामक अवस्था। दूसरी कौन सी थी? दूसरी में क्या था? पूर्व क्रियात्मक बताई थी आपने। तीसरी मूर्त और चौथी अमूर्त औपचारिक अवस्था बताई थी। 4 अवस्थाएं, बिल्कुल इसने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कोहलबर्ग ने तो सिर्फ 3 अवस्थाएं बताई, अभी बता के गया हूं। और एरिक्सन ने कितनी बताई थी भाई? एरिक्सन ने तो संघर्ष बताए थे मनोसामाजिक विकास के, 8 बताए थे, तो फिर 4 तो इसी ने बताई है। तो ध्यान रखना, बौद्धिक विकास के स्तर की बात करेगा मतलब संज्ञानात्मकता की बात कर रहा है, और संज्ञानात्मकता का अर्थ कौन है? जीन प्याजे है। बस इतना याद रखेंगे तो इसका डी 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जीन प्याजे। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है। पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथियां विकसित होती हैं। कल ही मैंने कराई है, इलेक्ट्रा और ओदीपस ग्रंथि कल करवाई थी। बताइए भाई कहां विकसित होती हैं ये? बताइए। शेषवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, और कभी नहीं। पितृ विरोधी और मातृ विरोधी कल मैंने करवाई है। अगर ये प्रश्न आप गलत करवाओगे ना, ये प्रश्न अगर गलत करवाओगे तो आपका प्रश्न कल वाला आपने अच्छी तरह से नहीं देखा है। एक बार शेयर कर दीजिए, मुझे लग रहा है आपने किसी ने शेयर ही नहीं किया है। बिल्कुल प्याजे के सिद्धांत को तो रट्टा लगाना है, याद करना है, उसको अच्छी तरह से याद होना चाहिए।
बताइए भाई, ये बताइए, क्योंकि मैंने कल ये प्रश्न करवा के गया हूं, बोर्ड पर अच्छी तरह से समझाया था आपको कि विषमलिंगी आकर्षण पैदा होता है, फ्राइड ने बताया था। ठीक है, तो फ्राइड, तो ध्यान रखना शेषवावस्था, और शेषवावस्था में कौन से में बताया था, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बालक में क्या हो जाता है, विषमलिंगी आकर्षण पैदा हो जाता है। और ये कौन सी अवस्था थी भाई, 0 से 1.5 से 3 वर्ष, और 3 से आगे वाली जो गुप्त अवस्था थी उसमें इस ग्रंथि का विकास होता है, जिसे लिंग प्रधान अवस्था। मनोलैंगिक सिद्धांत में फ्राइड ने लिंग प्रधान अवस्था या गुप्तावस्था बोला था, और कहा था कि 3 से 5 वर्ष की अवस्था में बालक में ये ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। ये मनोसामाजिक ग्रंथियां हैं, मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां हैं, कोई विज्ञान के अंदर आपको ये ग्रंथियां नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, किशोर अवस्था में सामयिक विकास की विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछ रहा है। संवेगों का परिपक्व होना किशोर अवस्था में पूछ रहा है बेटा, कि संवेगों की विकास की विशेषता नहीं है, यह ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है। संवेगों का परिपक्व होना, संवेगों का तीव्र होना, संवेगों का खुलकर प्रदर्शन, संवेगों का अस्पष्ट होना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। संवेगों से संबंधित है ये। किशोर अवस्था में इनमें से 3 बातें बालक में पाई जाती है, एक बात बालक में नहीं पाई जाती, बताइए वो विशेषता कौन सी नहीं है। कोई बात नहीं अरुणा, गलत हो गया, आगे वाला सही कीजिए बेटा। निराश होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव सोचें। जो गलत हुआ है भविष्य में वो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने जो गलतियां करते हैं भविष्य में वो गलतियां हम दोबारा नहीं करते, इसलिए वो प्रश्न आपकी जिंदगी भर याद रहेगा कि ये प्रश्न मेरा उस दिन आपका गलत हुआ था सर। बताइए भाई 17 नंबर में कौन सा होगा। अरे वाह, सबके राइट आंसर। राजस्थानी आर्ट्स आपके भी राइट आंसर। कले क्या है, कैलाश, हरिकिशन जी आप गलत दे रहे हो, हरिकिशन जी आपका उत्तर गलत आ रहा है भाई। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। साइकोलॉजी की क्लास में ये प्रश्न अगर नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा। संवेगों का परिपक्व होना, बिल्कुल, बालक इस समय अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके संवेग परिपक्व होते हैं, वो अब एकदम संवेगों को तुरंत बदल लेता है। संवेगों का तीव्र होता, मैंने बताया ना, एकदम ही बदल लेगा। आपने किसी देखा उसके संवेग हैं, जैसे आपके क्रोध संवेग है, कोई घर पे आया तो जैसे आपने गेट खोला आपके सामने चेहरे पे मुस्कान थी, हाँ जी, यानी क्रोध वाले संवेग को दबा लिया और खुशी वाले संवेग को ले आए, मुस्कान, झूठी मुस्कान। संवेगों का खुलकर प्रदर्शन बिल्कुल करता है इस अवस्था में। बालक के मन में जो बात होती है किशोर अवस्था में बाहर निकल जाती है, तो यह खुलकर प्रदर्शन करता है। ये तीनों ही बातें होती हैं, परंतु ध्यान रखना संवेगों का स्पष्ट होना ये नहीं होता। 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा, अस्पष्ट। संवेगों का स्पष्ट होना, यहां तो स्पष्ट हो जाते हैं संवेग कि बालक चाहता क्या है। सर जी मैं लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हूं, एक बार पूरी साइकोलॉजी पढ़ ली और अब रिवीजन कर रहा हूं। बिल्कुल आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपका रिवीजन बहुत बढ़िया चल रहा है, आंसर दीजिए आप। तो 17 नंबर में 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां तो स्पष्ट आ जाता है संवेग उसके। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, विंग व हंट, बहुत ही बढ़िया, के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है परिवर्तन। पिछली बार पेपर में यह प्रश्न पूछ लिया गया था, ठीक है, ये ऑप्शन में दिया हुआ था और ऑप्शन में था परिवर्तन, समायोजन, अव्यवस्था, इस तरह से। अरे पेन का कलर क्यों चेंज कर ले, व्हाइट चलेगा, क्या करोगे पेन का कलर चेंज करके, आप यहां देखिए ना। 18 नंबर का राइट आंसर, परिवर्तन किस अवस्था का नाम है ये पूछ रहा है। ये शेषवावस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं, प्रौढ़ावस्था को कहते हैं। बताइए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर बताइए। 18 नंबर का राइट आंसर। पिछली बार के पेपर आरपीसी का पेपर था, सेकंड ग्रेड का था, नहीं पता नहीं फर्स्ट ग्रेड का, वहां प्रश्न पूछ लिया था। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, किशोर अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है और यहाँ किशोर अवस्था ही की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है। और वहां पे ऑप्शन में दिया था कि किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला शब्द है, ऑप्शन में समायोजन दिया था, परिवर्तन दिया था, ठीक है, तो ये चीजें ऑप्शन में दी गई थी। तो यहां ध्यान रखना, किशोर अवस्था की परिभाषा है विंग व हंट की, तो याद रखना है इस अवस्था में बालक में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं, सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, दाढ़ी मूछ के बाल निकल आते हैं, शारीरिक बनावट में फर्क आ जाता है, लड़का लड़की की बनावट में फर्क होता है, ठीक है, लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है, लड़कों में सोपन दोष जैसी बीमारियां आ जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, ये किशोर अवस्था की विशेषता, यहां परिवर्तन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 19 नंबर क्वेश्चन।
बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाह्य बाहर से मध्य की ओर। चलिए बाद में देखेंगे। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर और शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर शरीर से बाहर की ओर। तो यहां से ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए अपने, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि विकास की दिशा में से सिर से पैर की ओर होती है। चलिए अब बता दीजिए, आपके दो ऑप्शन कट हो गए हैं। विक्रम कह रहे कि गुरुजी हमने आपके ट्रिक्स का रट्टा मार रखा है, तो बहुत बढ़िया, रट्टा मार रखा है तो प्रश्न गलत होगा ही नहीं। बताइए बेटा। इस पे कौन सा दें पेन, अब ये कैसे लगेगा? हाँ जी 19 का बी कह रहे हो, बिल्कुल सही, क्योंकि विकास हमेशा सिर से पैर की ओर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता है ऐसे। ये देखो ये मध्य है और मध्य से किस ओर जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है। ये देखो, तभी तो मैंने कहा था अपसारी होता है। ये क्या होता है? अपसारी। ऐसा ही बताया था मैंने कल आपको, विकास जो होता है वो कैसा होता है? अपसारी होता है। तो केंद्र से बाहर की ओर जाता है। 19 का एकदम 2 होगा, विक्रम ने कहा, इतना कॉन्फिडेंस। चलिए 2 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पितृ विरोधी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? कल वाले प्रश्न को यहां मैंने रिपीट करने का प्रयास किया, बताइए किस नाम से जानते हैं? लिबिडो के नाम से, नॉर्सिज्म के नाम से, इरोज के नाम से, ओडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से? बताइए किस नाम से जानते हैं पितृ विरोधी ग्रंथि को? तेरा नाम बहुत मोटा बेटा, नाम समझ में आवे कौन तेरो? लक्ष्मण राठौड़, इतना ही समझ में आया है। लीजिए आपका नाम लीजिए, अब तो बताओ, आंसर दीजिए बेटा। मोहित शर्मा कह रहे हैं आपकी क्लास यूजफुल है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात, आपको यूजफुल लगी तो। 20 नंबर का राइट आंसर बताइए। किट्टू, हाँ जी बिल्कुल आपके राइट आंसर आ रहे हैं, डी बिल्कुल सही है भाई। अब देखो लिबिडो, अब मैं ये सब चीजें समझा देता हूं। लिबिडो फ्राइड ने काम शक्ति यानी सेक्सुअलिटी जो थी ना, सेक्स की भावना, काम प्रवृत्ति को क्या नाम दिया था? लिबिडो। और इसी लिबिडो के आधार पर इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, और मनोलैंगिक सिद्धांत में 5 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था कौन सी थी? पहली अवस्था मुखी अवस्था, दूसरी गुदी अवस्था, तीसरी लिंग प्रधान अवस्था, चौथी निलीना अवस्था और 5वीं जनेंद्रिय अवस्था। ये 5 अवस्थाएं बताई। तो ध्यान रखना, लिबिडो किसे कहते हैं? काम प्रवृत्ति को कहते हैं, सेक्सुअलिटी को कहते हैं, जिसमें आनंद की प्राप्ति हो। दूसरा है नॉर्सिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा क्या करता है? अपने रूप पर मोहित हो जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, और अपने से ही प्रेम करने लग जाता है, अपने से ही प्रेम करने लग जाता है इस बीमारी में। यह लगभग किशोर अवस्था में होती है, और ये सामान्यतः सुंदर बालक बालिकाएं अक्सर इस भ्रम में जीने लग जाते हैं कि हमसे सुंदर कोई नहीं है। तो ध्यान रखना, ये नॉर्सिज्म नाम की बीमारी है। ध्यान रखेंगे किशोर अवस्था में बालक इसके ज्यादा शिकार होते हैं। फिर है इरोज। तो इरोज तो क्या है? इरोज तो आपके सामने इरोज नाम आया है, इरोज है ही नहीं, कुछ चीज ऐसे दे दिया। रवीना कुमारी पूछ रही है कि हमारी क्लास साइको की कहां मिलेगी? तो हमारी क्लास जो है साइको की, आपको धुरीना एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, आपको वहां पर पूरी ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलती हैं, डेली क्लासेस आती हैं। तो धुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और साइकोलॉजी से जुड़ने से यानी राय सर से पढ़ने के लिए आप संपर्क वहां कर सकते हैं। तो आपको बैच जो मांगोगे वो बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, शिशु के जन्म के भार की तुलना के संदर्भ में 6 माह बाद कितने गुना वृद्धि होती है? तो ये भाई आपके शारीरिक विकास से संबंधित बातें हैं कि बालक जब 6 महीने का हो जाता है, हाँ सॉरी मैं भूल गया, इरोज रह गया ना, इरोज रह गया था, बातें और निकल गई थी। इरोज जो दी थी फ्राइड ने, ये मूल प्रवृत्ति दी थी 2, इरोज और थेनाटोस, ये 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी इन्होंने। और इरोज जो होती है इसे हिंदी में बोलते हैं जिजीविषा, यानी जीने की इच्छा। कौन सी इच्छा? जीने की इच्छा। इसमें व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है। और थेनाटोस जो होती है वो होती है मुमूर्षा, यानी आदमी उसमें हमेशा मरने की सोचता है कि मैं तो मरूंगा।
तो वो थेनाटोस होती है। तो ये फ्राइड की मूल प्रवृत्ति है इरोज। यहां बीच में हम बात कहीं और निकल गए थे, वो कोर्स का पूछ लिया था, दिमाग से स्लिप हो गया। चलिए अब आपको बता दिया 21 नंबर, शिशु के जन्म के भार की तुलना के संदर्भ में 6 माह बाद कितनी वृद्धि होती है। जब शिशु का जन्म लेता है बालक है, तो शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है बेटा। अब ये पूछ रहा है कि 6 माह बाद उस भार में कितनी वृद्धि हो जाएगी, उसके मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, शिशु के जन्म के भार, अच्छा सॉरी भार, ये तो मस्तिष्क का वजन बता दिया मैंने आपको, मस्तिष्क का वजन बताया है मैंने। और वैसे अगर बात करें भार की, तो जो भार होता है सामान्यतः बताया गया है 7.15 पौंड, 7.15 पौंड। और कहता है कि 6 महीने बाद ये कितना हो जाएगा, ये पूछना चाह रहा है ये। तो इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा। 21 का आंसर बालको, अनिला स्वामी बेटा क्या बता रहे हो। विक्रम कह रहे हैं कि एक बार साइकोलॉजी पढ़ के देखो, बाद में जिंदगी भर नहीं भूलोगा। बिल्कुल, हम एक बार आप दुरीना से जुड़ के तो देखिए, आपको पता चलेगा हम कैसे पढ़ाते हैं। चलिए तो हम बताते हैं कितना हो जाता है, डबल हो जाता है बेटा, दुगना हो जाएगा। मान के चले अगर भारतीय पौंड है तो पौंड के हिसाब से अगर बात करें तो 7 है, तो 7 का मान ले ये 3.25 किलो के आसपास बैठेगा। 3.25 का मतलब 6.5 किलो वजन का आसपास हो जाएगा। ठीक है, नहीं दुरीना पे ऑनलाइन मैं पढ़ाता हूं बेटा, ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं और टीचर हम 2 हैं, दूसरे सर भी हैं मैं भी हूं। तो आप दुरीना पे फोन करके पूछिएगा और फिर आप कोर्स परचेज कर लीजिए, तो कहीं टेंशन नहीं आएगी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बालकों के सामान्य शिष्टाचार है। बालकों के सामान्य शिष्टाचार के नियम की जानकारी का विकास सामान्यतः किस आयु में हो जाता है। बहुत बढ़िया बात, शिष्टाचार की बात कर रहा है, मतलब नैतिकता की बात कर रहा है। तो बताइए यहां कितनी आयु में हो जाता है बालक में शिष्टाचार, नैतिकता कितने वर्ष की आयु में आ जाती है। बताइए। ऑफलाइन का तो नजारा ही अलग है, इस बात का तो आपको ही पता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा फर्क होता है। तो ऑफलाइन में अगर आना चाहो तो गुरुकुल तारानगर आपका हार्दिक स्वागत करता है, कभी आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। तो ये पूछ रहा है कि शिष्टाचार की बात पूछ रहा है वो, तो शिष्टाचार सामान्यतः किस आयु में हो जाता है बालक में विकसित। तो वो आदर सत्कार करना कब, देखो लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु में। तो यहाँ तो बालक शेषावस्था में होता है, यहाँ तो होता ही नहीं शिष्टाचार, अभाव होता है इसमें, नैतिकता का अभाव होता है इस अवस्था में। तो इसमें भी नैतिकता का अभाव होता है। लगभग 6 से 10 वर्ष यहाँ सोचना पड़ेगा, और लगभग 7 से 8 वर्ष। तो 7 से 8 वर्ष यानी बाल्यावस्था की बात कर रहा है। और बाल्यावस्था में, हाँ बाल्यावस्था में विकास बिल्कुल हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। यहीं से शिष्टाचार, पापा को पापा जी, दादा को दादाजी, मम्मी को मम्मा जी बोलना प्रारंभ कर देता है, यानी नैतिक विकास, शिष्टाचार आना प्रारंभ हो जाएगा, पैरों के हाथ लगाना सब कुछ। तो ध्यान रखना, ये तो किशोर अवस्था, ये शेषवावस्था है बेटा। शेषवावस्था में तो नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है। तो यहां तो हो ही नहीं सकते दोनों ऑप्शन, क्योंकि 6 वर्ष तक तो वही चलेगी। तो 7 से 8 वर्ष में, ठीक है बेटा। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कोई लैंग्वेज को पढ़ा करो फिर उत्तर दिया करो, ऐसे तुक्के मारने लग जाते हो। किशोर बालकों की तुलना में किशोरियों में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जो लड़के होते हैं, जो किशोर होते हैं 13 टीन एज वाले, उनमें लड़कियों में कौन सी योग्यता लड़कों से अधिक होती है, बताइए। अब लड़कियां आंसर देंगी भाई। लड़कियों, अगर ये प्रश्न आपका गलत होता है तो फिर आपने पढ़ी नहीं किशोर अवस्था। बताइए आप में कौन सा तत्व अधिक होता है। कार्य करने की योग्यता अधिक होती है, भाषा संबंधी योग्यता अधिक होती है, वैज्ञानिक योग्यता अधिक होती है, चिंतन योग्यता अधिक होती है। बता दीजिए किशोरियों में कौन सी योग्यता बालकों से अधिक होती है, बताओ। हाँ जी, सभी किशोरियां आंसर दें भाई, दीजिए आंसर भाई। इसका आंसर लड़कियों अगर आपका गलत आया ना, फिर देखना, फिर आपका विकास डेवलपमेंट नहीं हुआ है। रिन्नू आपका तो गलत आ गया बेटा, पूजा तेरा भी गलत हो गया। अरे तुम लड़कियां होके इन प्रश्न के बारे में नहीं सोच सकती, तो फिर क्या करेंगे बॉयज, तो फिर उत्तर गलत ही देंगे इसका। पुण्यम सारण बेटा बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए मैं बताता हूं, कार्य करने की क्षमता बालिकाओं में कम होती है। बाहर का वजन का कार्य नहीं कर सकती, वो ज्यादा वजन नहीं उठा सकती। और बलवान यानी जिनमें ताकत ज्यादा लगती है वो लड़कों में ज्यादा होती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता इसका।
फिर है भाषा संबंधी योग्यता, लड़कियां मीठा बहुत बोलती हैं, मीठा बोल के सब कुछ करवा सकते, इस अवस्था में मीठा बोलना प्रारंभ कर देगी, ये योग्यता तो होती है भाई इनमें। वैज्ञानिक योग्यता बिल्कुल नहीं होती, भावनाओं में बह जाती है, वैज्ञानिकता है ही नहीं उनमें, भावनाएं ज्यादा होती हैं। फिर चिंतन योग्यता, सोचती समझती नहीं है, जैसे अगर भिखारी दिखा, भिखारी के बच्चे को पैसे दे देगी, ये नहीं सोचेगा कि इससे क्या करेगा पैसों से, वो नशा भी कर सकता है अगर आप ऐसा करेंगे। तो ध्यान रखना, बालिकाओं में जो बालकों से भिन्न होती है वो कौन सी होती है, भाषा संबंधी योग्यता, मीठा बहुत बोलती हैं, और लड़के मीठा बोलना नहीं जानते। ध्यान रखिए, मीठी मृदुल बोली किसकी होती है, बालिकाओं में, ये विशेषता बालकों से अलग होती है। ठीक है बेटा, 23 नंबर का इसका राइट आंसर क्या होगा आपके सामने। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बताइए 24 नंबर क्वेश्चन, ये सीधे बेसिक क्वेश्चन है आपके। बालकों में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रीजनिंग, यानी बालक प्रत्येक चीज में तर्क करेगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये क्या है, ये क्यों है, कैसे है, और निरीक्षण करके उस चीज का विकास करेगा। बताओ किस अवस्था में होगा। 24 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए, कहां से प्रारंभ हो जाता है। हाँ जी बताइए बेटा, बताओ, बताइए मेरे प्यारे लाडलो, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति, पहले क्या है अब क्यों है के प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देगा। तो ये प्रश्न आया हुआ है, वैसे तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कितनी एज है, 11 वर्ष की आयु में इसका विकास हो जाता है। सर मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं आपसे तब बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा कैलाश। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। शिशु क्रोध व प्रेम पूर्वक व्यवहार में विभेद प्रारंभ कर देता है, क्रोध और प्रेम पूर्वक व्यवहार में विभेद प्रारंभ कर देता है, यानी क्रोध को भी जानता है, जो क्रोध करता है उसके पास नहीं जाता, प्रेम करता है उसके पास भाग के चला जाता है। तो ये कौन सी विशेषता में होता है आप बता दीजिए। ठीक है, बताइए भाई इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। शिशु क्रोध और प्रेम पूर्वक व्यवहार का प्रारंभ करेगा, देख लेना शेषवावस्था में बालक को जो ज्यादा प्यार करता है ना उसके पास भाग के जाएगा, और प्रेम पूर्वक, ठीक है, प्रेम पूर्वक व्यवहार उसकी गोदी चढ़ जाएगा, जो गुस्सेला आदमी होगा उसके पास नहीं जाएगा, रोने लग जाएगा। बिल्कुल ये शेषवावस्था की विशेषता है। राइट आंसर 2 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था में निम्न में से किसके द्वारा विपरीत लैंगिक आकर्षण की भावना का प्रदर्शन किया जाता है। विपरीत लिंगीय आकर्षण बता रहा है, पूछ रहा है बेटा, विपरीत लिंगीय आकर्षण पूछ रहा है। विषम लिंगीय, इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि का विकसित होने के बाद लड़के लड़कियों की तरफ, लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्शन देती हैं किशोर अवस्था में। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भावना का प्रदर्शन किया जाता है निम्न में किसके द्वारा। तो बताओ, आकर्षण भड़कीले परिधानों के द्वारा, समूह नेतृत्व द्वारा, या सौंदर्य नुस्खों के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो पता ही है किशोर अवस्था में बालक है, रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, ठीक है, नेल पॉलिश लड़कियां सूट के साथ मैच करके लगाती हैं, लड़के अलग अलग बार बार ऐसे बालों में हाथ करते हैं, कंघा बार बार, मुंह को धोते हैं बार बार, रुमाल से पूछते हैं, ठीक है, समूह में नेतृत्व करते हैं, ये काम मैं करूंगी, मैं करूंगा, ठीक है, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो इनमें क्या होती है, ये दिखाने की जिज्ञासा होती है कि मैं दूसरों को दिखूं कि मैं सुंदर हूं, ठीक है, सौंदर्य नुस्खों के द्वारा, यानी अलग अलग प्रकार के फेशियल्स वगैरह, ठीक है, आईब्रो करवाना, लड़के भी दाढ़ी दूढ़ी ठपवाते हैं। तो ये सब चीजें कौन सी अवस्था की है, तो किशोर अवस्था की है। तो ये सब के द्वारा वो अपना प्रदर्शन करते हैं, तो इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शारीरिक विकास का संबंध है, संबंध निम्न में से किसके नहीं है, शारीरिक विकास का संबंध निम्न में से किसका नहीं है। तो देखो, सिर व मस्तिष्क, शरीर के बाहर का रक्त प्रवाह का हड्डियों से। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, शारीरिक विकास का संबंध निम्न में से नहीं है। किससे नहीं है बताओ, तो रक्त प्रवाह से नहीं है भाई। बाकियों में सिर मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर का बाहर का होता है, हड्डियों का होता है, तो रक्त का नहीं होता। इसका राइट आंसर डी। चलिए समय हो गया आपका क्लास का, मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोले भाग में होता है, तो ध्यान रखना, मस्तिष्क को इस तरह बना लीजिए, ये 2 भाग हैं, ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। बायां भाग हमेशा ही सकारात्मक सोचेगा, ये बायां भाग और ये दायां भाग, और दायां भाग हमेशा ही नकारात्मक सोचेगा। तो ध्यान रखना, ये क्या पूछ रहा है। अब देख लेते हैं, मस्तिष्क का बायां अर्धगोलक भाग है से होता है, किससे संबंध होता है, स्मृतित्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, भाषात्मक विकास से, या उपयुक्त सभी से। तो 28 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए, बायां जो भाग होता है ना इधर वाला, ये सकारात्मकता, और सकारात्मकता कब आएगी, जब उसमें भाषा का विकास हो जाएगा। तो इसका ये राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है
ये होगा 28 नंबर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। एक शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं बताइए, ये तो सभी को पता ही है। एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं बता देता हूं आपको। 29 नंबर का आंसर तो देखिए 270। जन्म के समय 270 होती है, ये बाल्यावस्था के समय होती है 350। ठीक है, ये शेषवावस्था में होती है 270 हड्डियां, और जैसे किशोरावस्था आती है तो किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या घटकर कितनी हो जाती है 206। चलिए एक प्रश्न में हमने 2-3 प्रश्न आपको करवा दिया। शिशु का पूछ रहा है तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर राइट आंसर है हो जाएगा। नहीं बेटा शिशु का पूछ रहा है, किशोर का नहीं पूछ रहा है, बता दिया आपको अलग अलग। और लास्ट क्वेश्चन आज का 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। अस्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, कब हो जाते हैं भाई अस्थायी दांत है? तो ध्यान रखना, आप सभी को पता है अस्थायी दांत 6 महीने का बालक हो जाएगा तब होंगे। अस्थायी दांत कब होंगे? 6 महीने का बालक हो जाएगा तो 6 से 8 माह में। तो ये था आपका आज के 30 क्वेश्चन। और कल का टॉपिक आपको बता देते हैं, कल आपके प्रश्न कहां से आएंगे। कल का बिंदु रहेगा वंशानुक्रम व वातावरण। वंशानुक्रम व वातावरण ये कल का बिंदु है, इस बिंदु को आप पढ़ के आएंगे। वंशानुक्रम और वातावरण आपका बिंदु रहेगा। और आज के लिए इतना ही। और क्लास समाप्त होने के बाद वीडियो को कम से कम 5 ग्रुपों में शेयर किया करो, ताकि 5 ग्रुपों में शेयर करो तो उन लोगों तक पहुंचे जो शिक्षा से वंचित है। हमारा उद्देश्य है यूट्यूब पर पढ़ाने का यही है कि हमारी पहुंच घर घर तक हो, और वो बच्चे जो सेवा का लाभ पैसे नहीं देकर पढ़ सकते उन तक ये वीडियो पहुंचे, और वो कैसे भी पढ़ें। तो ध्यान रखेंगे सभी क्लास को बंद होने के बाद सभी अपने प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर।